तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्रिमिनल क्या क्या सोचता है क्राइम करने से पहले, और ये इतनी प्लानिंग करते हैं किसी भी साजिश को रचने से पहले। न जाने ऐसे हजारों लाखों केसेस में मैंने देखे, जब वो सोचते हैं या प्लान करते हैं तो बहुत बारीकी से साजिश को रचते हैं, पूरी प्लानिंग की तैयारी करते हैं, रेकी करते हैं। बट ये देखा गया कि हर क्रिमिनल जब कोई प्लान करता है या साजिश रचता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, ये क्राइम खुल ना जाए, मैं बेदाग बच जाऊं, मैं कानून के शिकंजे में ना फंसूं, तो ऐसी कोई साजिश रचूं। और यही सोचकर हर क्रिमिनल साजिश रचता है, लेकिन आखिर में वो गलत हो जाता है क्योंकि कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है। इस केस में भी ऐसे ही, इस केस की प्लानिंग को लेकर महीनों साजिश रची गई। हर तरह से उसे लगा कि उस तक आंच नहीं आएगी, लेकिन कानून के लंबे हाथ जरा जरा सी सुराग को ढूंढते हुए पहुंच ही जाते हैं और यहां भी पहुंच गए। ये कहानी पिछले साल की है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की कहानी है। कहानी है टेची मीना की, एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी में कुछ करने की ठानी थी। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, उसने स्कूलिंग एक छोटी सी जगह से की अरुणाचल प्रदेश में। फिर हायर एजुकेशन के लिए उसके माँ बाप ने उसे ईटानगर भेज दिया क्योंकि ईटानगर में उसकी बड़ी बहन रहती थी। वहाँ जाने के बाद उसने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया और उसकी पढ़ाई शुरू हुई। वो लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। इत्तेफाक से कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात रोनी लिशी नाम के एक नौजवान से होती है। रोनी लिशी एक अच्छे परिवार से आने वाला लड़का। उसके फादर उस वक्त एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक। और अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो स्टेट है वहाँ पे एमएलए की तादाद बहुत कम होती है पॉपुलेशन और आबादी के हिसाब से। तो वहाँ पे एक एमएलए या एक विधायक की अपनी एक उनका अपना ऑरा होता है, एक जलवा होता है। तो उन्हीं का बेटा रोनी लिशी की मुलाकात टेची मीना से हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ। और ये बात है 2008 की। 2008 में ये पहुंची थी ईटानगर मीना। 2 साल तक दोनों में अफेयर चला। इसके बाद 2010 में दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। रोनी लिशी की फैमिली अब मीना के घर वालों के पास जाती है और बताती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनको शादी करनी है। पहले तो मीना के घर वालों को बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या, कैसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ बाकी चीज़ों की दीवारें थी। लेकिन परिवार वाले मीना की अपनी बेटी की खुशी के लिए फिर देखते हैं कि लड़का ठीक है, फादर इसके ताकतवर आदमी है, एमएलए हैं, सही घराने से है, वो राज़ी हो जाते हैं। राज़ी होने के बाद 2012 में इन दोनों की शादी दोनों के परिवार की मर्जी से कर दी जाती है। अब दोनों खुश थे। शादी के बाद मीना अपने ससुराल आ जाती है ईटानगर में और रोनी लिशी के साथ रहने लगती है। जिंदगी खुशगवार थी, दोनों खुश थे। 2 साल के बाद 2014 में मीना पहली बार माँ बनती है और एक बेटी को जन्म देती है। उसका नाम रखती है लिशी यिमको। तो अब मीना एक माँ बन चुकी थी, रोनी लिशी भी खुश था। दोनों पति पत्नी और उनकी बेटी, इनकी गृहस्थी, इनकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2014 में जब बेटी हुई, उसके बाद अगले 2 साल भी सब कुछ ठीक चला थी। 2016 में अचानक रोनी ने तय किया कि वो परिवार की मर्जी से और तमाम जो रस्म रिवाज थे उससे तो शादी कर ली, लेकिन कोर्ट मैरिज भी करना है। इसके बाद वो मीना की मर्जी से दोनों तय करते हैं कि कोर्ट में शादी करेंगे। इस कोर्ट में शादी की खबर लेकिन मीना के घर वालों को नहीं दी जाती है। कोर्ट मैरिज अरेंज हो जाता है, वहाँ पे विटनेस भी रोनी खुद ही बुला लेता है। उसके बाद विटनेस के सामने दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि शादी के करीब 4 साल के बाद कोर्ट मैरिज दोनों को करने की बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन ठीक है, मीना के घर वालों को भी लगा चलो ये तो और भी रिश्ता पुख्ता हो गया, कम से कम कोर्ट में भी शादी हो गई है तो उनकी बच्ची जो है वो खुश रहेगी, अच्छी रहेगी। तो 2016 में इन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन कोर्ट में शादी करने के बाद सारी चीज़ें अचानक अब बदलनी शुरू हो जाती हैं। 16 में शादी होती है और 17 से रोनी बदल जाता है। अब वो मीना को तंग करने लगता है, बात बात पे उससे झगड़ता है, टॉर्चर करता है, कई बार हाथ उठाता है। इधर उसकी बेटी भी अब लगभग 3 साल की हो चुकी थी। दोनों की आपसी लड़ाई के बाद फिर दोनों परिवारों को पता चलती है और 2017 में अचानक एक बम फटता है इस तरीके से कि रोनी कहता है मीना से कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब मीना इसके लिए तैयार नहीं थी। बात घर तक पहुंचती है। मीना के घर वालों को जब ये पता चलता है कि अब शादी के करीब 5 साल के बाद अचानक वो भी कोर्ट में भी शादी कर ली, अब रोनी जो है वो डिवोर्स मांग रहा है। वजह कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दोनों के घर वाले फिर आपस में मिलते हैं, रोनी के माँ बाप भी। रोनी के पिता जो कि तब तक उसके बाद वो एक्स हो चुके थे एमएलए,
चुनाव शायद हार गए थे, लेकिन उन्हें अभी अपने समाज में अपनी इज्जत की परवाह थी। तो ये बात उन्हें पता था कि एक एमएलए हैं, एक पॉलिटिशियन है, मीडिया में भी आएगी, बहू को डिवोर्स दे दिया, तंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें भी परवाह थी कि ऐसा ना हो। तो अब मीना और रोनी के घर वाले फिर बैठते हैं 2017 में, और उसके बाद आपस में बातचीत होती है दोनों परिवार के बीच, और इस बातचीत के बाद रोनी मान जाता है कि वो डिवोर्स नहीं लेगा, और दोनों परिवारों के बीच फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इसी दौरान फिर छन कर खबर आती है कि 2017 में अचानक डिवोर्स क्यों लिया, जबकि 16 में उसने कोर्ट मैरिज भी की। तो पता चला कि चूमी ताया नाम की एक लड़की है जिसके साथ रोनी को अक्सर देखा गया है। धीरे धीरे फिर और पता किया गया तो पता चला कि चूमी ताया और रोनी एक दूसरे को प्यार करते हैं, शायद दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। और इसी बात को लेकर अब रोनी बदल गया था और मीना के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया था, और उसी के बाद झगड़ा शुरू हुआ, फिर बात तलाक तक आई। लेकिन फिर दोनों परिवार मिलते हैं और ये मसला सुलझ जाता है। अब इस मसले को सुलझने के बाद बाकायदा रोनी मीना को लेकर अपने एक नए घर में भी शिफ्ट हो जाता है। अब घर वालों को भी लगा कि चलो गृहस्थी फिर से जम गई है, नए घर में भी है, दोनों खुश हैं और मसला हल हो गया है। लेकिन 2019 2 साल बीतता है, 2019 में फिर से दोनों में झगड़ा होता है और रोनी फिर से तलाक की जिद करने लगता है। और तब तक ये क्लियर हो गया था कि जो चूमी ताया नाम की लड़की है वो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है और वो अब उसके साथ रहना चाहता है, और इसीलिए अपनी पहली पत्नी मीना को वो छोड़ना चाहता है। अब इसके बाद फिर झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर दोनों परिवार मिलता है। दोनों परिवार जब मिलता है तो फिर बैठ के बातचीत होती है। सेकेंड टाइम था 17 के बाद, अब 19 की बात है, 19 लगभग एंड। तो इसके बाद फिर से सुलह हो जाता है। रोनी कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो दूसरी कोई शादी नहीं करने जा रहा है, वो मीना से प्यार करता है, उसने उससे लव मैरिज की और उसकी एक बेटी भी है अब, और वो बेटी भी अब करीब 5-6 साल की हो गई थी। तो इस बार भी समझौता हो जाता है और दोनों परिवार फिर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं, और अब उन्हें लगता है कि फिर से ठीक हो गया। इसी बीच में 2020 में एक खुशखबरी आती है, और ये बात थी करीब मार्च अप्रैल की महीने की 2020। कोरोना ने तब देश में शायद दस्तक दी थी कि मीना जो है वो फिर से प्रेग्नेंट है। तो 2017 में रिश्ते ख़राब थे, लेकिन 2019 में फिर ख़राब हुए, और 19 के आखिर में फिर समझौता होता है दोनों परिवारों में। फिर रोनी मान जाता है, मीना के साथ रहना शुरू कर देता है, और इसके 3-4 महीने के बाद ये खबर आती है कि अब मीना फिर से प्रेग्नेंट है और घर में दूसरी बार खुशियाँ आने वाली है। यानी पहली तो उनकी बेटी थी। अब घर वालों को यकीन हो गया कि अब दोनों के रिश्ते संभल गए हैं, पटरी पर आ गए हैं, दोनों पति पत्नी की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो इस बात से खबर थे कि इस दूसरी खुशखबरी के पीछे एक गहरी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो एक पति महीनों से रच रहा था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए था। वो एक अच्छे परिवार से आता था, उसे पता था बाप पॉलिटिशियन है, उसका कोई भी कदम उसके बाप के पॉलिटिकल करियर को भी बर्बाद कर देगा, खुद उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसे अपनी बीवी से अलग भी होना था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रहना था, और वो ये भी चाहता था कि ये सारी चीज़ें एक राज रहें और उसका जुर्म कभी ज़माने के सामने ना आए। इसके लिए महीनों वो साजिशें बुनता रहा, और उसी साजिश का पहला चरण था अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करना। क्योंकि 19 और 17 में ये बात आ गई थी कि वो डिवोर्स चाहता था, पति पत्नी में झगड़ा है, टॉर्चर भी करते हैं। लेकिन एक बार उसकी बीवी फिर से जब माँ बनेगी तो वो दुनिया को कह सकता है कि देखो हमारे पति पत्नी के रिश्ते थे, मैं दूसरी बार बाप बनने वाला था, मेरी पत्नी जो है दूसरी बार माँ बनने वाली थी, तो हमारे बीच झगड़े का कोई मतलब ही नहीं था। अब मीना करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, 7 महीने की गर्भवती। नवंबर का महीना आ गया था, दिसंबर एंड और जनवरी में उसकी डिलीवरी होनी थी। इधर रोनी को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही 7वां महीना पूरा हुआ, इस दौरान उसने 6ठे महीने से ही साजिश के दूसरे चरण को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने अपने 2 दोस्तों की मदद ली और उसके बाद सुपारी किलर या हायर किलर को ढूंढना शुरू किया। एक शख्स मिला, वो एक ड्राइवर था। उसने कहा ये तुम्हारा काम करेगा। सौदा 10 लाख रुपए में पटा। 10 लाख में से उसने 5 लाख रुपए एडवांस 3 और 2 लाख अलग अलग किस्तों में दे भी दिया। उसके बाद उस ड्राइवर के साथ एक होटल में मीटिंग हुई। फिर ये हुआ कि तुम प्लॉट मैं तैयार करूंगा कि कैसे तुमको बीवी को गाड़ी में ले जाना है, और तुम ले जाकर बीवी का कत्ल करोगे और उसको एक्सीडेंट दिखाओगे। कार में मारने के बाद उसकी लाश गाड़ी समेत
पहाड़ी से खाई में फेंक देना, लगेगा लोगों को एक्सीडेंट। सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद वो उस ड्राइवर को अपनी पत्नी से भी मिलाता है, मीना से। कहता है ये नया ड्राइवर है, तुम्हारे लिए रखा है। पत्नी को भी कोई शक नहीं होता। इसके बाद जब वारदात का दिन आता है, उससे पहले ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है। वो रोनी से कहता है कि मैं अकेले शायद कत्ल ना कर पाऊँ, अकेले हैंडल ना कर पाऊँ, तो मुझे एक साथी चाहिए। अब अचानक ये मसला आ गया। उसने फिर अपने दोस्त से बात की, रोनी ने। फिर एक दूसरे किलर का इंतज़ाम किया गया। सारी तैयारी होने के बाद तारीख तय की गई 5 नवंबर 2020, 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 को एक जगह है ईटानगर से आगे, खरसिंगसा। रोनी ने मीना से कहा कि वहाँ पे कुछ प्लॉट और ज़मीन है जिसकी प्रॉपर्टी के कागजात और कुछ चीज़ें फाइनल करनी है, तो तुम्हें वहाँ जाना है। मुझे कुछ काम है, मैं पीछे से आऊँगा, फिर वहीं हम लोग प्रॉपर्टी के कुछ कागजात फाइनल करेंगे। मीना को कोई शक नहीं हुआ। वो कहा ठीक है। उसने दोपहर करीब 12 बजे के आसपास मीना निकलती है घर से। निकलने से पहले वो अपने भाई को फ़ोन भी करती है, बताती है कि वो ऐसे ऐसे जा रही है एक खरसिंगसा, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी के काम है। ये भी बताती है कि रोनी बाद में आएगा। इसके बाद वो इनोवा कार थी उसमें बैठ गई। वही सुपारी कलर ड्राइवर के तौर पर उस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलती है। उसके बाद थोड़ी दूर के बाद एक दूसरा शख्स रास्ते में इंतज़ार कर रहा था, यानी दूसरा कातिल। गाड़ी रुकती है। ड्राइवर उसको बहाने से कि मेरा दोस्त बैठा लेता है। वो पीछे बैठ जाता है। मीना ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे बैठी थी। पहले से इन्होंने पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी कि कहाँ पे मारना है, कहाँ गाड़ी फेंकनी है। इसके बाद शहर के बाहर निकलकर जब सुनसान जगह आता है, पहाड़ी इलाका, खाई, रास्ते में करीब 2 बजे के आसपास दोपहर मौका मिलते ही दूसरा किलर जो गाड़ी के पीछे था, वो अपने साथ एक हैमर, हथौड़ा लेकर आया था। वो सर पे वार करता है। उसके बाद कंट्रोल काबू करता है। कार के अंदर ही मीना का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी रुकती है। कातिल उसमें से उतर के चला जाता है। अब सिर्फ ड्राइवर और मुर्दा मीना कार के अंदर थी। इसके बाद ड्राइवर और गाड़ी को आगे ले जाता है जहाँ उसने रेकी की थी। पहले से उस जगह को पहचान लिया था। वहाँ ले जाने के बाद वो उस गाड़ी से नीचे उतरता है और गाड़ी को खाई की तरफ धक्का दे देता है। इत्तेफाक से गाड़ी बिल्कुल नीचे नहीं गिरती, नीचे कहीं पे थोड़ी सी जाकर फंस जाती है और गाड़ी अटक जाती है। ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। बाद में कुछ राहगीर की नज़र पड़ती है। वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। गाड़ी के अंदर सिर्फ मीना थी। पुलिस एम्बुलेंस में डालकर जनरल हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर मीना को जो है मुर्दा करार दे देते हैं। तब तक परिवार के लोगों तक भी खबर पहुँच चुकी थी। मीना के घर वाले भी, रोनी भी, सब पहुँच चुके थे। हर एक को यही था कि ये एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें कुछ चोट के निशान सामने आते हैं जो हथौड़े से मारे गए थे, और वो एक्सीडेंट के निशान नहीं थे। यहीं से शक शुरू होता है। घर वाले तब तक कोई शक भी नहीं जताते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2019 के बाद दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए। अब तो मीना प्रेग्नेंट थी, 2 महीने बाद डिलीवरी होनी थी, तो रोनी पे शक भी नहीं करते। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस के फिर भवें तन जाती हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है मामला गड़बड़ है। और इसके बाद फिर पुलिस अपनी जाँच शुरू करती है। शक के दायरे में चूंकि पुलिस अपने कहानी सुनी कि या बीवी के बीच में कभी झगड़ा हुआ था, 2 बार समझौता हुआ, तो रोनी के मोबाइल, इसके बाद फिर पता चलता है एक नया ड्राइवर रखा गया था, उस ड्राइवर के मोबाइल, इन सब के लोकेशन को खंगाला जाता है, इनके कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। और इसके बाद ड्राइवर की कुछ चीज़ें बड़ी संदिग्ध लगती हैं, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और ड्राइवर वहाँ पे था नहीं। तो ड्राइवर ने बताया कि वो गाड़ी सड़क किनारे रुक कर किसी काम से गया था, तब तक गाड़ी बैलेंस बिगड़ गया या क्या हुआ, गिर गई। पुलिस को उसकी बातें जमी नहीं। ड्राइवर को अब पुलिस ने उठाकर सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। जब उसे थोड़ा टॉर्चर किया गया, ड्राइवर ने अपनी ज़ुबान खोल दी। उसने कहा कि मैंने साहब के कहने पे मेम साहब का कत्ल करा और मेरे साथ एक और साथी था। 10 लाख रुपए हमें दिए गए थे, उसमें से 5 मिल चुका था, 5 काम होने के बाद मिलना था। ड्राइवर के इस खुलासे के बाद अब पुलिस रोनी ऋषि के पास पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। कुछ देर के बाद वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर इसके बाद पुलिस तीसरे जो कातिल था दूसरा, उसको पकड़ती है, वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर इस पूरी कहानी में रिश्ते की जो सारी चीज़ें थी वो सामने आती हैं। पता चलता है कि वो जो लड़की थी ताया, वो भी इसमें, उसे पता था कि ये सारी चीज़ें होनी जा रही हैं, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को। कुल मिलाकर 7 लोगों को और उसके दोस्त जिसने ये मदद की थी, जो सुपारी किलर हायर किया था, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इधर जब ये खबर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में मीना की मौत की आती है, तो जस्टिस फॉर मीना की एक मुहिम शुरू हो जाती है।
कैंडल लाइट जलने लगती है। और ये उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, मीना की मौत। और हर एक कोई गुस्से में, मीना के परिवार वाले सामने आकर कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि एक पति अपनी पत्नी का तब कत्ल कर रहा है जब उसकी कोख में खुद 7 महीने का उसका अपना बच्चा भी है, वो जब इस दुनिया में आया नहीं है। ऐसे शख्स को क्या जीने का हक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोख में 7 महीने के गर्भ ने अरुणाचल प्रदेश के तमाम लोगों, खासतौर पर महिलाओं में इतना गुस्सा भर दिया कि वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार से कहा कि इसे किसी भी कीमत पर ऐसे कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, फांसी से कम तो सजा होनी ही नहीं चाहिए। इसको लेकर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए। इसी दबाव में फिर पुलिस ने भी अपना काम किया। फरवरी 21 में इसी साल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की 7 लोगों के खिलाफ, और इस केस का इतना असर था कि अदालत ने भी किसी को जमानत नहीं दी। तो मामला कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, फैसला आना भी बाकी है। जब फैसला आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में जिस तरीके की साजिश रची गई, एक पति अपनी पत्नी को मारने के लिए पहले उसे प्रेग्नेंट करता है, फिर उसको एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश करता है, और फिर जब सब कुछ हो जाता है तब भी वो अनजान सा बना रहता है। लेकिन मोबाइल, ड्राइवर के बयान और बाकी जो उसने हायर किए थे सब वही उसके खिलाफ हो जाते हैं और इस तरह से सच सामने आ जाता है। तो ये थी कहानी ईटानगर की, एक अफसोसनाक कहानी इसलिए कि यहाँ कत्ल तो एक का हुआ लेकिन जान 2 की गई, क्योंकि दूसरा पेट में पल रहा था और जिंदा था, और हो सकता था अगले 1.5-2 महीने के अंदर इस दुनिया में आ भी जाता या आ भी जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये थी कहानी, अफसोसनाक कहानी।